ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का समाप्त होने के बाद जब शासन व्यवस्थाएं 1858 के बाद जब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आई, उससे पहले प्रथम चरण के बाद जब अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार प्रारंभ हुआ और वॉरेन हेस्ट लॉर्ड वेलेस्ली के भारत आगमन के साथ ही जब बिना युद्ध लड़े हुए भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए संधि या समझौतों के नए नियमों को लागू प्रारंभ किया गया, उसी क्रम में हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के जो साधन थे उन साधनों में परिवर्तन आया। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी, ये तीन जो प्रारंभिक गवर्नर जनरल थे सन 1805 से लेकर के 1856 तक, इन तीन गवर्नर जनरलों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में नए साधनों को स्थापित किया और ये महत्वाकांक्षी थे। इनका उद्देश्य था कि भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया जाए और भारत में कंपनी की सर्वोच्चता को स्थापित किया जाए, परंतु उसके साथ एक नया रास्ता चुना जाए और वह रास्ता था कि ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के जो सिद्धांत हैं उनमें परिवर्तन किया जाए। और इसी क्रम में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रथा को जन्म दिया। लॉर्ड वेलेस्ली के भारत से जाने के बाद उस कार्य को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारतीय क्षेत्रों में प्रारंभ किया। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में रहते हुए कर्नाटक से लेकर मध्य भारत में मालवा तक सहायक संधि प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश प्रभुत्व को भारतीय क्षेत्रों पर लागू किया। आज हम बात करेंगे द्वितीय वर्ष के फर्स्ट पेपर में राजपूत राज्यों से संधियां और उसके परिणाम। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि राजपूत राज्यों से पहले भी राजस्थान से के राजपूत राज्यों से छूने वाली जो मालवा की सीमाएं थी, जैसे मराठों के क्षेत्र सिंधिया, इंदौर, ग्वालियर और होलकर शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि प्रथा को स्वीकार कर लिया था मंदसौर की संधि के बाद। इसका तात्पर्य यह था कि मध्य भारत के मराठा जो हैं वे पहले से अंग्रेजों की अधीनता में सहायक संधि प्रथा के अंतर्गत जा चुके थे और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया। परंतु 1818 से लेकर के 1823 के मध्य लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में जब राजपूताना या राजस्थान के राजपूत शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सैनिक संधियां व मसौदों को हस्ताक्षर के रूप में लेना या उनको अपनाना प्रारंभ किया, उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष पंजाब के सिख शासकों के साथ चल रहा था। उस समय में अंग्रेज बिल्कुल इस पक्ष में नहीं थे कि पंजाब से लगने वाले राजस्थान के राजपूत शासकों पर ब्रिटिश आधिपत्य को युद्ध के द्वारा लागू किया जाए। उनका मानना था कि हमें बिना युद्ध लड़े हुए केवल संधि समझौते सैनिक सहायता के द्वारा वार्षिक खिराज लेकर के राजस्थान के राजपूत शासकों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है। परंतु उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि राजस्थान के राजपूत शासकों की क्या स्थितियां थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल काल का पतन प्रारंभ हो चुका था। राजस्थान की राजपूत रियासतें जो थी वो मुगलों के नियंत्रण से स्वतंत्र होकर आपसी संघर्ष में उलझ चुकी थी और उसी समय में राजस्थान पर मराठों और पिंडारियों के आक्रमण प्रारंभ हुए। मुगलों के नियंत्रण से राजस्थान के राजपूत शासकों के स्वतंत्र होने के बाद उनके आपसी झगड़े और मराठों के हस्तक्षेप से राजपूत राज्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। जब राजस्थान के रियासतों में आपसी संघर्ष हुआ तो उन्होंने सहायता के लिए मराठों को आमंत्रित किया
और मराठों के आमंत्रण के साथ ही राजस्थान की राजनीति में मराठों का जो प्रवेश हुआ, धीरे धीरे राजस्थानी राज्यों को मराठा शासकों ने अपने करों, चौथ और सरदेशमुखी करों के द्वारा राजपूत राज्यों में लूट खसोट प्रारंभ की और 80 वर्षों तक राजस्थान के राजपूत राज्यों को आर्थिक दृष्टिकोण से विनाश की ओर लाके खड़ा कर दिया। अर्थात मुगलों के नियंत्रण से स्वतंत्र होने के बाद राजपूत राज्यों के शासक जो थे वो मराठों की आर्थिक नीति में उलझ चुके थे और उसी समय में पिंडारियों के जो हमले प्रारंभ हुए उनसे राजपूत राज्यों की आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक अव्यवस्था प्रचारित हो चुकी थी कि राजस्थान के राजपूत शासक स्वयं की सुरक्षा के लिए संगठित नहीं हैं और वे मराठों और पिंडारियों के आक्रमण से त्रस्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक विनाश, नैतिक पतन, राजस्थान में अराजकता आदि को देखते हुए कुछ राजस्थानी रियासतों ने मराठों और पिंडारियों के अत्याचार से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों से संधियां कर ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार करने के लिए उन्होंने प्रयास प्रारंभ किए और तब जाकर राजस्थान में शांति और व्यवस्था स्थापित हो चुकी। तो कहने का अर्थ ये है, यहाँ यह समझने की भी आवश्यकता है कि 1707 से लेकर के 1757 या 1707 से 1700 से लेकर के 1800 के मध्य जब मुगलों के पतन के बाद अंग्रेज दक्षिणी राज्यों में अपने साम्राज्य विस्तार की ओर युद्धों में व्यस्त थे, उस समय में उत्तर पश्चिमी भारत के राजपूत राज्य जो थे वो मराठों के अत्याचार और पिंडारियों के अत्याचार या उनके आक्रमणों से अत्यधिक परेशान थे और वे संगठित होकर के किसी भी तरीके से मराठों व पिंडारियों का मुकाबला करने में असमर्थ थे। उस स्थिति में धीरे धीरे अंग्रेज साम्राज्य विस्तार करते हुए उत्तर भारत की ओर आ चुके थे और राजपूत राज्यों के पड़ोसी क्षेत्र मालवा के शासकों के साथ उनकी सहायक संधि प्रथा हो चुकी थी। तो उसके परिणाम ये रहे कि राजस्थान के शासकों ने भी राजनीतिक अव्यवस्था, आर्थिक विनाश और शांति और व्यवस्था के लिए उन्होंने अंग्रेजों की ओर अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर देखना प्रारंभ किया और उसके परिणाम ये रहे कि अंग्रेज उसी स्थिति में थे कि कब राजस्थान के राजपूत शासक जो हैं वे अंग्रेजों के सामने संधि के लिए प्रस्ताव रखें। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 18वीं शताब्दी में उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से विवश होकर राजस्थानी नरेशों या राजस्थानी शासकों ने ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार किया, परंतु उससे पहले यह जानना भी आवश्यक है कि उनके क्या स्थितियां या उनकी क्या परिस्थितियां रही। सबसे पहले जो बात की जाती है वह ये थी कि राजपूत राज्यों के आपसी झगड़े। यहाँ हम आपसी झगड़ों का तात्पर्य सीमा विवाद, आर्थिक क्षेत्र और परस्पर जो संघर्ष हुए इनकी वजह से, चाहे वह जोधपुर के महाराजा के साथ हो, बीकानेर के शासकों के साथ हो, जयपुर के सवाई जय सिंह के साथ हो, बूंदी के शासकों का वर्चस्व की लड़ाई हो, मेवाड़ के शासकों के वर्चस्व की लड़ाई हो या हाड़ौती क्षेत्र में जो मराठों का प्रवेश हुआ। सबसे पहले मराठों ने दक्षिणी राजस्थान से भारत में प्रवेश किया, कोटा और बूंदी के शासकों के साथ उन्होंने समझौते किए और उन्हें सुरक्षा के नाम पर उनकी चौथ और सरदेशमुखी करों के द्वारा उनका शोषण प्रारंभ किया। तो यहाँ दो स्थितियाँ थी। पहले तो ये कि राजपूत जो बड़े बड़े राज्य थे, जोधपुर, आमेर, मेवाड़, हाड़ौती, इनके आपसी संघर्षों की वजह से राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न हो चुकी थी। आपसी एकता न होने की वजह से मराठे भारत में प्रवेश कर चुके थे और दूसरी तरफ राजपूत राज्यों में शांति व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए दक्षिणी राजस्थान में मुख्य रूप से हाड़ौती के शासकों ने मराठों को राजस्थान में आमंत्रित किया, जिसकी वजह से मराठों ने अपने आर्थिक हितों को राजपूत शासकों के या राजपूत राज्यों से पूरा करना प्रारंभ किया। तो ये जो स्थितियां थी, आपसी झगड़ों से एकता समाप्त होना और मराठों का राजस्थान में प्रवेश। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि आर्थिक दुर्दशा, राजस्थान में 1750 के बाद मेवाड़ के राजस्थान के बड़े बड़े राजघराने जो थे
मेवाड़, जयपुर, कोटा, बूंदी, ये यहाँ की राजकीय शासक जो थे, ये विभिन्न व्यापारिक कार्य, व्यापार वाणिज्य के समाप्त होने, मराठों के नियंत्रण, आक्रमण तथा पिंडारियों की लूटमार से इनकी आर्थिक स्थितियां समाप्त हो चुकी थी तथा मराठों की जो मांगे थी, आर्थिक मांगे जो थी, उनसे राजपूत शासक त्रस्त हो चुके थे और वे सर्वथा शक्ति विहीन राजस्थानी शासकों ने समय समय पर मराठों की जो मांगे थी उनको पूरा करने के लिए अपने क्षेत्र या अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया। 1750 के बाद अगर हम राजस्थान के राजपूत शासकों की आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करते हैं तो वे अपना खर्च निकालने जितना भी वे उत्पादन या धन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे और दूसरी तरफ निरंतर मराठों के आक्रमण और पिंडारियों के अत्याचार से त्रस्त होकर इन शासकों ने धीरे धीरे अपने आप को कमज़ोर माना और उन्हें ये लगा कि हम अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों की शरण में जाएं ताकि हम मराठा और पिंडारियों के आक्रमण से बच सकें और अपनी सुरक्षा को कायम रख सकें। उसके साथ जो तीसरी परेशानी थी राजस्थान के शासकों की, वो थी शासक वर्ग शासन को बनाए रखना चाहता था, परंतु उनके अधीनस्थ सामंत और जागीरदार जो थे, इन शासकों ने इस वर्ग ने भी, सहायक वर्गों ने भी, राजस्थान के राजपूत शासकों के जो सहायक वर्ग थे, सामंत और जागीरदार, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ चुकी थी और यह चाहते थे कि धीरे धीरे हम लोग इस अव्यवस्था का फायदा उठाते हुए शासन व्यवस्था में अपना योगदान बढ़ाएं। परंतु राजस्थानी राज्यों में मराठों के हस्तक्षेप के फलस्वरूप यहाँ के शासकों और उनके सामंतों में आपसी संबंधों में भी परिवर्तन आया। राजपूत शासकों द्वारा मुगल संरक्षण स्वीकार करने के बाद सामंतों की उपेक्षाएं प्रारंभ हो चुकी थी और परंपरागत शक्ति को कुचलने के लिए राजपूत शासकों ने मुगलों का सहयोग लिया, मुगलों से सैनिक सहायता प्राप्त की। जब बाद में मुगल काल का पतन हुआ तो राजपूत शासकों को सैनिक शक्ति की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए उन्होंने सामंतों का सहयोग प्राप्त किया, पर सामंतों और जागीरदारों ने शासकों को सहयोग प्रदान नहीं किया क्योंकि वे उन्हें उचित स्थान प्रदान नहीं कर पाए थे। तो एक तरफ मराठों के आक्रमण, सामंतों और जागीरदारों का शासकों को असहयोग और तीसरी तरफ मुगल काल का पतन। ये जो विषम परिस्थितियां थी, ऐसे समय में सामंतों और जागीरदारों ने अपने अपने क्षेत्र में शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और वे अपने आप को स्वतंत्र छोटे छोटे राज्यों में विभाजित करना चाहते थे, जिसके लिए राजपूत राज्यों के सामने जो समस्या थी वह ये थी कि मराठों ने जागीर क्षेत्रों में लूटमार तो की और सामंतों ने खालसा भूमि को लूटकर अपने अपने स्वतंत्र क्षेत्रों को स्थापित किया। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि मराठों की निरंतर लूटमार और सामंतों की अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने से राजस्थान की आर्थिक स्थिति पूर्णतः बिगड़ चुकी थी और शासकों के मन में अपने सामंतों, जागीरदारों और सहायक कर्मचारियों के प्रति कोई सम्मान नहीं रहा। ऐसी स्थिति में राजपूत शासकों ने मराठों के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए अंग्रेजों के साथ संधि और सहायता के प्रस्ताव रखे। आर्थिक दुर्दशा का होना, शासकों और सामंतों के आपसी झगड़े, अंग्रेजों के साथ संधियों के प्रारंभिक प्रयासों को यहाँ दर्शाते हैं कि किस तरीके से इन विषम स्थितियों में राजपूत शासकों ने अपनी स्वतंत्रता और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सैनिक समझौतों या सहायक संधि प्रथा की शर्तों को मानना प्रारंभ किया। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं कि अंग्रेजों के साथ संधियों के प्रारंभिक प्रयासों का तात्पर्य होता है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, अर्थात 1750 के बाद ब्रिटिश शक्ति का जो भारत में अभ्युदय हो रहा था और ब्रिटिश शक्ति भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित हो चुके थे। उसी क्रम में सबसे पहले 1781 में जोधपुर के शासक विजय सिंह ने मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने के लिए पत्र व्यवहार किया, परंतु उस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने पहली बार जोधपुर राज्य से संधि करने के लिए अपना प्रतिनिधि जोधपुर भेजा, परंतु उसी समय में मराठों और अंग्रेजों के मध्य
संधि होने की वजह से जोधपुर के शासकों के साथ सहायक संधि नहीं हो सकी। अर्थात सबसे पहली बार अगर हम प्रयासों की बात करें, जोधपुर के शासकों ने 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में सहायक संधि प्रथा करने के लिए अंग्रेजों के पास प्रस्ताव भेजा, परंतु मराठा अंग्रेजों के आपसी समझौते की वजह से यह कार्य नहीं हो सका। दूसरी बार अगर हम बात करते हैं 1786 में जयपुर के शासक ने मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने का एक असफल प्रयास किया, उसमें भी वो सफल नहीं रहे। पुनः तीसरी बार 1789 में जोधपुर के शासक और जयपुर के शासक ने सम्मिलित रूप से मराठों के विरुद्ध कंपनी से सैनिक सहयोग प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयास किए, परंतु उस समय में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के हस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत राजपूत राज्यों से अपनी दूरी को बना लिया। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, उन्होंने राजस्थान के साथ भारत के जो देशी राज्य थे उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप न करने अर्थात अहस्तक्षेप की नीति को लागू किया था कि देशी रियासतों के जो आपसी झगड़े हैं वे अपने स्तर पर निपटाएं, अंग्रेज इन कार्यों में किसी भी भारतीय देशी राज्य को कोई सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। ऐसी स्थितियों की वजह से जोधपुर और जयपुर के शासकों ने जो प्रारंभिक प्रयास किए थे अंग्रेजों के साथ सैनिक सहायता के लिए मराठों के विरुद्ध, उसमें वो असफल रहे। परंतु स्थितियों में परिवर्तन आया जब 1799 में जयपुर के शासक प्रताप सिंह ने एक और प्रयास किया और कंपनी सरकार को प्रसन्न करने के लिए प्रयास प्रारंभ किए, जिसकी वजह से अंग्रेजों के लॉर्ड वेलेस्ली के भारत आने के बाद राजस्थान के राजपूत शासक या राजस्थानी राज्यों की स्थितियों में कुछ परिवर्तन आया। परंतु 1803 के बाद अंग्रेज पुनः दक्षिणी भारत में मराठों के साथ युद्ध में व्यस्त हो चुके थे, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना ध्यान राजपूत राज्यों से हटाकर मराठा शक्ति को पराजित करने में लगा दिया। परंतु 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों से एक समझौता किया, जिसके अंतर्गत वे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों से सैनिक सहायता प्राप्त कर सके। ये जो शुरुआत थी ये भरतपुर के द्वारा की गई। बाद में अलवर और जयपुर राज्यों ने भी अंग्रेजों से संधियां कर ली। इसके बाद फिर एक जो क्रम चल पड़ा उसमें जोधपुर के शासकों ने भी अंग्रेजों के साथ संधि व समझौते कर लिए, परंतु यह संधि व समझौते गवर्नर जनरल के अधीन नहीं थे और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो संधि की शर्तों का निर्धारण किया गया था उसके अंतर्गत ये समझौते नहीं हुए थे। तो पुनः लॉर्ड वेलेस्ली के भारत से जाने के बाद इन सहायक संधि के समझौतों को समाप्त कर दिया गया तथा इनकी जगह पुनः नई व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए नवंबर 1805 में संधि के नए मसौदे, यह मसौदों का तात्पर्य हुआ करता है संधि की नई शर्तों को भारत में लागू किया गया कि राजस्थान के राजपूत शासकों के साथ नए तरीके से संधि व समझौते किए जाए, जिससे कि अंग्रेजों के हित, ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता राजस्थान के राजपूत राज्यों और राजपूत शासकों को अधीन रखते हुए उनकी प्रभुता बनी रहे। उसके लिए यह आवश्यक था कि दीर्घकालीन नीतियों को ध्यान में रखते हुए संधि व समझौते किए जाए। दीर्घकालीन नीतियों को ध्यान में रखते हुए संधि व समझौते किए जाए, जिससे कि धीरे धीरे भारतीय राज्य संगठित और शक्तिशाली होते हुए भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कमजोर बने रहे। तो ये जो परिस्थितियां थी प्रारंभ 1780 के बाद प्रारंभ हुआ, परंतु 25 वर्षों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने जब सिंध के अपहरण और सिख राज्यों के आसपास स्थित भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए नए मसौदे तैयार किए, उसी क्रम में भारत में भी राजस्थान के राजपूत शासकों के साथ पुनः
सैनिक सहायता और सुरक्षा को आधार बना करके नए समझौते तैयार किए गए, जिसका उद्देश्य था कि आने वाले समय में राजस्थान के राजपूत शासकों के साथ संधि और समझौते इस तरीके से किए जाए। और 1818 का जो नया मसौदा बना उसके बाद तो ये स्थितियां बन चुकी थी कि जिन राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि प्रथा के अंतर्गत मसौदे जो अपनाए थे वे 1947 की आज़ादी तक भी बने रहे।